छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई और उस पर सियासत लगातार जारी है। चुनावी साल में ईडी ने एक बार छापामार कार्रवाई की। इस बार ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर उनके ही ओएसडी और सलाहकार पर शिकंजा कसा। ओएसडी के घर छापामार कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध जताया। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का षड्यंत्र करार देते हुए इसे उनके जन्मदिन पर बड़ा तोहफा बताया। भूपेश ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में चुनाव हार चुकी है। यही वजह है कि अब केंद्र ने चुनाव का ठेका ईडी और आईटी को दे दिया है। आज मेरे जन्मदिन के दिन जो मेरे क्षेत्र में जो ओएसडी काम देख रहे हैं उनके घर में छापा पड़ा, मेरे पारिवारिक मित्र हैं यहाँ छापा पड़ा, मेरे सलाहकार हैं यहाँ छापा पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की तरफ से ये इससे बड़े गिफ्ट क्या हो सकता है। ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इसी कारण से ईडी आईटी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ठेका दे दिया गया है। निम्न से निम्न स्तर कहा जा सकता है वो उतर आए। वहीं भूपेश बघेल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि ईडी और आईटी उनके रिश्तेदार नहीं है और केंद्र सरकार उनका उपयोग करेगी। किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। अब तो ये स्पष्ट है कि भूपेश सरकार भ्रष्ट है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में इस सरकार ने भ्रष्टाचार परोसा है। करप्शन के सिवाय, भ्रष्टाचार के सिवाय, लूट के सिवाय, अवैध वसूली के कुछ भी नहीं है। सत्ता के शीर्ष में बैठे जितने लोग हैं, जिसको कोटरी कही जाती है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, वो सब की कलई खुल रही। और यदि वो किसी जांच संस्था को दोष देते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि न्यायालय के ऊपर क्यों आरोप नहीं लगाते। ये पहले माननीय मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा में आरोपियों के लिए स्पष्टीकरण देते हैं। आज ईडी ने फिर से एक बार इन भ्रष्टाचारियों के हाथ दबिश दी। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, आशीष वर्मा, मनीष बंछोर, विजय भाटिया, जो बड़े कारोबार, पहले भी भूपेश सरकार के अनेक बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए लोग जेल में हैं तो कुछ लोग बेल में। चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है। अब तो ये स्पष्ट है और भूपेश सरकार भ्रष्ट है। छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने तो मिशन 23 का आगाज भी कर दिया है। इस बीच ईडी की कार्रवाई राज्य की सियासत में गर्मा गई है। कांग्रेस इस कार्रवाई को पीएम मोदी और अमित शाह का षड्यंत्र बता रही है, तो बीजेपी कानूनी कार्रवाई कह रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी को लेकर जारी सियासत का मिशन 23 के दंगल पर क्या असर होता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कारोबारियों और कांग्रेस नेताओं के बाद ईडी ने अब सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी और सलाहकार के घर पर छापा मारा है। तो वहीं ईडी की इस कार्रवाई को सीएम भूपेश, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक षड्यंत्र करार दे रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या है ईडी के छापों की ABCD? ईडी की रेड पर क्यों मची है रार? कांग्रेस के राजनीतिक बदले के आरोपों में कितना दम? सीएम के ओएसडी तक कैसे पहुंचे ईडी के हाथ? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रूपेश गुप्ता जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अनिरुद्ध दुबे जी से। अनिरुद्ध जी, ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में सारा खेल टाइमिंग का होता है और राजनीति में भी सारा खेल टाइमिंग का होता है।
आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और आज ही के दिन उनके ओएसडी पर छापेमार कार्रवाई होती है, रेड पड़ जाती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, क्या है कि राजनीति में अनायास बहुत सारी चीजें होती है जी। और राजनीति में बहुत सारे घटनाक्रम चौंकाने वाले होते हैं। आज एक और घटनाक्रम चौंकाने वाला हो गया। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, भूपेश बघेल जी का, और इधर फिर ईडी ने दबिश दी, और वो भी ऐसी जगह पे दी कि उनमें एक उनके जो सलाहकार विनोद वर्मा जी, 2 उनके ओएसडी और 1 मित्र। और इसके पहले जब कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ था रायपुर में, तब भी जो है ईडी ने दबिश दी थी। तब 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके यहाँ दबिश दी थी, तो एक जो थे कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल जी, और दूसरे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बहुत जो करीबी हैं, निगम मंडल के अध्यक्ष भी हैं, गिरीश देवांगन जी। तो जहां तक के देखिए, ये क्या है कि राजनीति में ये जो है चीजें मैं पूर्व में भी देखते आ रहा हूं मैं, और छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से देखते आ रहा हूं मैं। जब अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो ऐसा माना जाता था, हम किसी को आरोपित नहीं कर सकते, हम भूपेश जी को नहीं कर सकते, अजीत जोगी जी को नहीं कर सकते, रमन सिंह जी को नहीं कर सकते, मोदी जी को नहीं, अमित शाह जी को नहीं कर सकते। लेकिन हो यह गया था कि उस समय जो है अजीत जोगी जी के शासनकाल में जो रायपुर के महापौर रहे थे बलबीर जुनेजा जी, जो कट्टर कांग्रेसी नेता, उनके आवास को लेकर एक नोटिस पहुंच गई थी। तो जिसका जो है विरोध रायपुर नगर निगम में सिर्फ ना कि कांग्रेस बल्कि भाजपा के पार्षदों ने भी किया था, मतलब संयुक्त रूप से तो वो चीजें रुकी। फिर डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में आ जाइए, तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यही भूपेश बघेल जी थे, और कुछ ऐसा हुआ कि जमीन को लेकर सरकार ने कई सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। तो फिर जो है फिर उसके बाद भूपेश बघेल जी पूरे अपने परिवार को लेकर वहां उस जगह पर जाके वहां पे उन्होंने जो वहां पे जाके बैठे थे, जो जहां से नोटिस उनको जारी हुई, और उस जगह पे आईपीएस मुकेश गुप्ता जी का जो है दरबार हुआ करता था। तो आप ये सब चीजें जो है हमेशा से होते रही, और आज जो है एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। तो मेरे कहने का आशय यह है कि राजनीति में ऐसे कई घटनाक्रम होते हैं कि जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये मतलब ये क्या है और किस तरीके से और क्या सोच के कदम उठाया जा रहा है। तो बाकी जो है इसका फैसला जो है न्यायालय अदालत के जो है द्वार खुले रहते हैं, तो सरकार के पास पूरा इसका अवसर रहता है कि वहां पे वो चले जाए और जा सकती है। चलिए, ठीक है। रुपेश जी के पास मैं जाना चाहूंगा। रुपेश जी, जिस हिसाब से टाइमिंग को अगर अपन देखें, जिस हिसाब से जो छापा पड़ा है, तो क्या आपको भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र तो है? रुपेश जी। दिव्यांशु जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उस सरकार को अस्थिर करने का काम भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कर रही है। इनके पास न चेहरा है, न मुद्दा है, और न कार्यकर्ता भी नहीं है। इनके कार्यकर्ता रहते तो इन्हें अन्य प्रदेशों के, अन्य प्रांतों के विधायकों के शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार से जब 85वां महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ, कांग्रेसियों के लिए साथ साथ ये हम लोगों के लिए गौरव की बात थी। उस समय भी अस्थिर करने के लिए ईडी की कार्रवाई हुई थी, और अब आज भूपेश बघेल जी के जन्मदिन है, उसके पूर्व उनके महत्वपूर्ण व्यक्तियों जो पारिवारिक सदस्यों के रूप में है, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई की जानी। और सर्वप्रथम बात यह है कि जब भी ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी ये बताने को तैयार नहीं है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ना सार्वजनिक कर रही है कि किन मुद्दों पर, किन किन बातों पर या क्या उनके यहां से जब्त हुए हैं। एक तरफ से ईडी चालान पेश कर देती है कुछ लोगों को आरोपी बनाने के बाद, और फिर से ईडी कार्रवाई करती। कब तक ये कोयला रॉयल्टी के नाम पर कार्रवाई ईडी करती रहेगी? और भाजपा जब से केंद्र में बैठी है, तब से ईडी और आईटी की कार्रवाइयां सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं पर हुई है, और 95% नेता विपक्षी दलों के रहे हैं। और तो और यदि वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं, उसके बाद ईडी की कार्रवाई आश्चर्यजनक ढंग से समाप्त कर दी जाती है। तो इस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के संवैधानिक संस्था ईडी की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगाया है, और सिर्फ राजनीतिक द्वेषवश और अपनी खोई राजनीति को बचाने के लिए जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भारतीय लोकतंत्र में घातक है। चलिए, ठीक है। चौहान साहब, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, नई सियासत की नई थ्योरी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
पुलिस चोर को पकड़ के न्यायालय में पेश करती है। जज के सामने चोर 3 पैरवी रखता है। सबसे पहली पैरवी ये रखता है कि जज साहब, पुलिस को क्या ये 3-4 मोहल्ले ही दिखते हैं क्या दबिश देने के लिए और हमारे को पकड़ के ले आती है। दूसरी थ्योरी रखता है कि आज हमारे गुरु का जन्मदिन है, आज पुलिस हमारे को कैसे पकड़ सकती है, मतलब कोई संविधान है कि नहीं, कोई कानून है कि नहीं है। तीसरी बात ये बोलता है चोर, ये बोलता है कि हम जो हैं वो गुरु बदल देने का डर था पुलिस को, इस वजह से हमारे गुरु के बर्थडे वाले दिन ये उठा के ले आई हमारे को, हम गुरु नहीं बदलेंगे। जज बहुत डांटता है पुलिस को। वो बोलता है कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, तुम असंवैधानिक काम कर रहे हो। आज उसके गुरु का बर्थडे था और आज तुमने उठा के ले आए। क्या तुम्हारे को दूसरे मोहल्लों में दबिश देनी चाहिए थी, उसके बाद जहां चोरी हो रही है उसके बाद वहां पर दबिश देनी चाहिए थी। क्या करते हो आप? चोर को सरेआम बाहर निकाल दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है चोर को, और पुलिस को यह बोला जाता है कि किसी के दबाव में किसी को पकड़ के नहीं लाना और किसी को भी ऐसा नहीं करना। मैं ये पूछना चाहता हूं जोशी जी कि 3 साल से कार्रवाई चल रही है, 3 साल से आपकी सौम्या चौरसिया के नाम से 5000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। क्या न्यायालय की प्रक्रिया भी झूठी है? क्या न्यायालय की प्रक्रिया में भी आपको वो नहीं है? ईडी ने अपनी कार्रवाई करके दे दी। कार्यपालिका का काम कार्यपालिका कर रही है, विधायिका का काम विधायिका कर रही है और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका कर रही है। अभी मैं देख रहा था कि विनोद वर्मा जी के घर के सामने बहुत सारे कार्यकर्ता जमा हो गए। पुलिस किसी को पकड़ के लाई है, पुलिस किसी को छानबीन कर रही है और वहां पर अपने रिश्तेदारों को बैठा दिया गया है कि पुलिस को जाना होगा, हम लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। हम विपक्ष वाले हैं, हमारे ऊपर तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती, और अगर हमारे मुखिया का उस दिन बर्थडे है तो हमारा संवैधानिक हक है कि हमारे को 7 खून माफ है। ये इनका कहना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईडी ने एक भी कार्रवाई क्या गैर कानूनी की है, क्या गैर संवैधानिक कार्रवाई की है, ये बता दें। और पिछले 3 सालों से क्या कुछ बरामद नहीं हुआ है? और सबसे मेन बात इसमें दिव्यांशु जी, सबसे मेन बात क्या है मालूम है कि आज 8 जगह ठिकानों में यहाँ पर कार्रवाई हुई है और 32 ठिकानों में झारखंड में आज ही कार्रवाई हुई है, क्योंकि इसके तार जो हैं वो झारखंड से पूरा डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, जो कि आपको ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा चौहान साहब, और मैं प्रतिक्रिया भी लूंगा रूपेश जी से, लेकिन इसी सवाल से जुड़ी हुई मैं प्रतिक्रिया पहले अनिरुद्ध जी से चाहूंगा। अनिरुद्ध जी, जो बात अभी चौहान साहब कह रहे थे कि जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, क्या एक भी कार्रवाई ऐसी है जो कि मतलब गैर कानूनी हो? भाई कार्रवाई तो अपने हिसाब से हो रही है, ठीक है, और जो बात कांग्रेस कह रही है कि नहीं ये जो कार्रवाई हो रही है जो राजनीतिक द्वेष के चलते हो रही है, क्या वाकई में राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई हो रही है? क्या कहेंगे इस पर अनिरुद्ध जी? देखिए क्या है कि आपका जो शुरू में सवाल आया था, जब आपका शुरू में सवाल आया था तो मैंने 3 बातें रखी थी और 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की बात मैंने स्पष्ट की थी। और आप इतिहास उठाकर देख लें तो वहां पे जो एक समय में था कि भारतीय जब आपातकाल लगा था तो आपातकाल में देश के कितने ही नेताओं को मीसा के तहत जेल में जाना पड़ा था। बिल्कुल। अभी तो मतलब छापेमारी की कार्यवाही हुई है, कुछ लोग हैं, वो था। फिर उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ 78 में, तो फिर इंदिरा जी को भी जेल में जाना पड़ा। तो जब उस तरफ था तब भी सवाल यही उठा था और यही आक्षेप लगा था, यही आरोप लगा था कि जो भी है मतलब तानाशाही प्रवृत्ति है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, जब इंदिरा जी जेल गई तब फिर कांग्रेस ने यही कहा कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। तो राजनीति में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे होते हैं कि जिसको जो है देख के जो है आदमी सोचते रह जाता है कि मतलब ये हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। और छत्तीसगढ़ के साथ क्या है कि देखिए बड़ी विडंबना रही
दो शब्द जो है छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्यों हावी रहे, और दो शब्द जो ऐसे रहे और यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रभावित किए कि जिसकी देश भर में चर्चा हुई। एक तो सीडी राज्य बना, उसके कुछ समय के बाद से जो यहाँ पे एक से एक सीढ़ियां सामने आती रही और उसकी बहुत व्यापक चर्चा रही। सीडी में कभी कोई निशाने पे रहता था तो कभी कोई पे रहता था। अब उसके बाद आई वही दो शब्द ईडी। आज ईडी के साथ ईडी को लेकर छत्तीसगढ़ की पूरी जो है चर्चा पूरे देश में है इस घटनाक्रम को लेकर। तो दो शब्दों का जो है छत्तीसगढ़ में बड़ा गहरा असर रहा है, सीडी और ईडी। ठीक है, चलिए ठीक है, सीडी और ईडी, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। जी रूपेश जी, अब आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा चौहान साहब की बात पर। वो कह रहे थे कि हाँ, अगर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रही है, होने दीजिए। रूपेश जी। दिव्यांशु जी देखिए, कोई भी संवैधानिक संस्था, और जिस प्रकार से पुलिस के बारे में बात कर रहे थे, एक अंतहीन कार्रवाई, यदि ईडी ने कोई कार्रवाई प्रारंभ की है, चालान चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है, परिवाद दाखिल कर दिया गया है, उसके बाद एक ही प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को चिन्हांकित कर करके सिर्फ उनको दबाव देने के लिए कार्रवाई करना ईडी की एक सुनियोजित साजिश का परिणाम है। और निश्चित रूप से आम जनता भी इन ईडी की प्रक्रियाओं को देख करके समझ रही है। यदि कोई आरोप किसी को आरोपी बना रहे हैं तो एक प्रक्रियाओं के तहत में, एक कोयला रॉयल्टी वाले मामले में है तो उसमें प्रक्रिया चलते हुए कार्रवाई कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आज तक पुलिस या ईडी जिस प्रकार से लगातार अनवरत कार्रवाई कर रही है, उसके कारण इनका एकमात्र उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अस्थिरता फैलाना और छत्तीसगढ़ सरकार में जो जनहितैषी कार्य कर रही है उस काम को विचलित करने का काम, ये कांग्रेस सरकार पे ईडी की कार्रवाई नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की आम जनता के हितों पर कुठाराघात करने की कार्रवाई ईडी कर रही है। छत्तीसगढ़ की आम जनता के हितों पे कुठाराघात कैसे हो रहा है? अगर कार्रवाई ईडी कर रही है तो उसमें जनता बीच में कैसे आ गई? रुपेश जी देखिए, निश्चित रूप से यदि हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, ईडी आज तक ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि किन आरोपों पर किस प्रकार से इन पे आरोप लगे हैं। किसी भी व्यक्ति पर छापामार कार्रवाई कर रहे हैं तो उन छापामार कार्रवाई पर उस व्यक्ति के यहाँ से जिस प्रकरण के अंतर्गत उनपे कार्रवाई की जा रही है उस प्रकरण से संबंधित उनके अर्पित की गई है, उसके बाद ईडी को स्पष्टीकरण आम जनता को देनी पड़ेगी। देखिए, विनोद वर्मा जी राजनीतिक सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं आशीष वर्मा जी और मनीष बंसोड़ जी। मुख्य अभी चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जो उनके जो कार्य देखते हैं उन पर ईडी की कार्रवाई करके उनको अस्थिर करने का काम राजनीतिक रूप से की जा रही है। और तो और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। ये गोठान में बात करते हैं, ये जो भी किसानों के लिए हम काम करते हैं उनमें बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। हमने 25 रुपए धान खरीदने के बाद की ये सेंट्रल के ऊपर चावल नहीं खरीदेंगे करके तमाम तरह के अड़ंगे लगा करके अंत में ये जो राजनीतिक रूप से जो स्वस्थ अंतः मन से और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो काम व्यक्ति कर रहा है, माननीय भूपेश बघेल जी का चेहरा आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत देश देख रहा है। और उनके ऊपर राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई करके जो छत्तीसगढ़ में जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनको भी भाजपा की केंद्र सरकार एक कटघरे में खड़े करने का काम कर रही है। और इनको हर काम में भ्रष्टाचार दिखता है, किसी भी काम में भ्रष्टाचार आज तक भाजपा छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ एक भी शिकायत करने में असक्षम है। और उसके बाद एक किस मुंह से राजनीतिक रूप से अपना कार्रवाई करती है। और ठीक है रुपेश जी मैं समझ गया आप ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत सारे जनहितैषी काम कर रहे हैं लेकिन बीजेपी हर काम में अड़ंगा लगा रही है। चलिए ठीक है, चौहान साहब आपका प्रतिक्रिया जी बोलिए। जी सलमान खान भी यही बोलता था दिव्यांशु जी कि मैं बहुत जनहितैषी काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे को ना ये हिरण मारने की छूट होनी चाहिए, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी छूट होनी चाहिए, ये इनका कहना है। दूसरी बात ये है कि संविधान के हिसाब से चलेगा। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी तक जितने लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, क्या सभी जनप्रतिनिधि हैं? 71 जनप्रतिनिधि आपके यहाँ है, क्या 71 के 71 लोगों के यहाँ कार्रवाई हुई है?
12 आपके मंत्री हैं, क्या 12 के 12 लोगों की यहाँ कार्रवाई हुई है कि 2 से 3 जनप्रतिनिधियों की यहाँ कार्रवाई हुई है? और जिसको भी आरोपी बनाया गया है न्यायालय में पेश कर दिया गया है और न्यायालय अपने हिसाब से काम कर रही है। और दूसरी बात, ईडी की संस्था कोई ऐसी आरीगेरी संस्था नहीं है कि 112 डायल किया और आ जाएगी। पुख्ता सबूत के साथ वो वहां पर पहुंचती है, उसके बाद अपनी कार्रवाई करती है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब से 2022 से कार्रवाई चल रही है, क्या 1 रुपए भी ईडी ने जब्त नहीं किया है? क्या 1 रुपए भी चल या अचल संपत्ति जब्त नहीं की है? क्या 1 रुपए का भी मतलब कोई भी नहीं पकड़ाया है? तो जिसके यहां भी गई है ईडी, वहां से कुछ ना कुछ बरामद करके आई है। दूसरी बात, न्यायालय ने आपकी जमानत क्यों रद्द कर दी भाई? अभी तक आप जेल में क्यों है भाई? और सभी के सभी तार मुख्यमंत्री से क्यों जुड़े हैं भाई? और सभी को संरक्षण देने का मुख्यमंत्री क्यों काम कर रहे हैं भाई? और दूसरी बात, ये जो विजय भाटिया है और पप्पू ढिल्लन जो अंदर है, पिछले मई में विजय भाटिया के यहां भी कार्रवाई हुई थी जी। जब इनका सब चीजें खंगाली गई तो वहां से लीड मिली है कि विनोद वर्मा और आशीष बंछोर इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी के करीब हैं। और अनवर ढेबर सब जानते हैं कि किसके करीब है। दूसरी बात ये है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप जो ईडी की कार्रवाई हुई, ट्रांसपोर्टर के यहां हुई, लैंड के जो दलाल हैं उनके यहां हुई, आप राइस मिलर के यहां हुई, दूसरे अधिकारियों के यहां हुई, इसका मतलब क्या है? सब मिल के आप लोग किसकी छत्र छाया में आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या ये मालूम नहीं है? और ईडी ने बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये सब चीजें का खुलासा किया है। ठीक है, ठीक है चौहान साहब, करोड़ की संपत्ति। ठीक है जी, रुपेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी रुपेश जी बोलिए। देखिए, चौहान जी ने स्वीकार किया है कि 2022 से ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चल रही है। एक ही मामला कोल रॉयल्टी 2022 से लेकर के आज अगस्त 2023 आ गया है, उसके बाद भी ईडी जैसी संस्था की कार्यवाही आज तक किसी निश्चयात्मक परिणाम पर नहीं पहुंच पाना, ये छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करने के यही काम है। और यदि कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, चौहान साहब थोड़ा सुन लीजिए। जी बोलिए रुपेश जी बोलिए। देखिए, परिवार पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, उसके बाद फिर से नए सिरे से कार्रवाई, माने ये संवैधानिक संस्था जब चाहे जब 2 लोगों का नाम जोड़ दो, 3 लोगों का नाम जोड़ दो। अरे न्यायालयीन कार्रवाई भी कोई चीज होती है? संवैधानिक संस्थाओं की कार्य पद्धति एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पारदर्शिता कहीं नहीं है। यदि आप ये बताइए जी दूसरे जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ईडी अनवरत कार्रवाई कर रही है, तो इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक साजिश है, इनके पास नेतृत्व का संकट है, इनके एक एक करके अपनी बात रखिए। इसलिए इनके पास न नेतृत्व है, न मुद्दा है, न कार्यकर्ता है, इसलिए ये अन्य प्रांतों के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे भरोसा कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भरोसे की सरकार है। उस भरोसे की सरकार से लड़ने के लिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके छत्तीसगढ़ में अपनी कोई राजनीति को बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। रुपेश जी एक मिनट चौहान साहब वो कह रहे हैं जी एक मिनट, वो ये बोल रहे हैं, रुपेश ये बोल रहे हैं कि आपके पास मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा नहीं है तो फिर ये जो शराबबंदी का मुद्दा हो गया या और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो फिर वो क्या है? ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं है, मुद्दे हैं, लेकिन बात यहां पर हो रही है ईडी की कार्रवाई को लेकर के, और उसकी जो टाइमिंग है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, उसकी टाइमिंग को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, और वो कार्रवाई कितनी वैध है, कितनी लीगल है, इस पर सवाल तो ये है ना कि वो कार्रवाई सही है या नहीं है। आज हम इस पर डिबेट कर रहे हैं ना, इसमें मुद्दे वाली बात कहां से आ गई रुपेश जी, कि मुद्दा है कि नहीं है? रुपेश जी देखिए, दिव्यांशु जी, यदि ईडी कार्रवाई कर रही है, संवैधानिक संस्था है, तो यदि कार्रवाई कर रही है तो एक सिरे से एक प्रकरण में उनको अंतिम समय तक कार्रवाई करनी चाहिए। ये चलान पेश कर दिए गए, 8 लोगों को आरोपी बना दिया गया, उसके बाद फिर से जब
कोई नया समय आया तो जब कांग्रेस के लिए या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा समय आता है, अवसर आता है जब वो उत्साहित रहते हैं, अपने नेता के जन्मदिन है उसमें उत्साहित रहते हैं। चलिए तो ठीक इस प्रकार के, और हमारा जब अधिवेशन हुआ, अधिवेशन के समय इन्होंने ईडी की कार्रवाई की। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं बार बार टाइमिंग पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ कि अधिवेशन के टाइम पे भी हुआ था और बर्थडे के टाइम पे भी हुआ है। चलिए ठीक है, चौहान साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी चौहान साहब बोलिए। जी बोलिए। 8 जगह यहाँ पर कार्रवाई हुई, 32 जगह झारखंड में कार्रवाई हुई, ठीक है। 32, और वहां पर किसका बर्थडे था, वहां पर किसका चुनाव था। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आचार संहिता लग जाती है तो क्या पुलिस अपना काम करना बंद कर दे। इन्होंने भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई 2018 के बाद एक भी कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं करवाई इन्होंने। चलिए ठीक है। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं कि 2018 के बाद आपने ये बताइए कि कौन सा भ्रष्ट जो अधिकारी है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। चलिए ठीक है, सवाल ऐसे हैं जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात वही है, घूम फिर के यही आती है कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले अनिरुद्ध जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से दो शब्द बहुत चर्चा में रहे हैं। पहला है सीडी और दूसरा ईडी। ईडी की कार्रवाई और उसकी टाइमिंग को लेकर के लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस ईडी की कार्रवाई के बाद इसका सियासत पर आने वाले समय में कितना असर पड़ेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।